हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य परीक्षा भूगोल विषय की, जो जीआईसी यानी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा है, जो कि पहली बार होने वाली है। इसलिए बहुत सारी अनिश्चितताएं इसमें हैं कि किस तरह से प्रश्न आएगा, कैसे क्या आएगा, ठीक किस तरह से आंसर लिखने होंगे। काफ़ी लोग पहली पहली बार यहाँ पे इस तरह की परीक्षाएँ देने जा रहे हैं, तो आप लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे हमने एक भूगोल का मॉडल पेपर इंक्लूड किया है कि किस तरह से आपके जो जीआईसी मुख्य परीक्षा होगी भूगोल विषय की, उसमें पेपर का स्तर कैसा रहेगा, किस तरह से प्रश्न बनेंगे, ठीक सारी संभावनाएं आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग बात कर लें कि कितने प्रश्न आएंगे और कितने वर्ड के रहेंगे। ये आप सभी को पता ही है, 20 आएंगे, ठीक 5 क्वेश्चन आपके 250 वर्ड के होंगे और 5 जो है 150 में, 10 क्वेश्चन आपके 50 के होंगे, ठीक 250 वाले। ये आपका एक प्रश्न जो है 25 नंबर का होगा, इसमें एक 15 का होगा, इसमें एक 10 का होगा। टोटल आपके कितने हो गए? 300 नंबर के, ठीक। और ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। और ये आपका सिलेबस है, ठीक। इसमें हमने पूरा आपका इंक्लूड भी कर दिया है। जैसे कुछ लोगों का ये था कि सर इसमें इन्वायरमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसमें देखिए सारा चीज़ यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल आपके पास यहाँ पे 10 यूनिट हैं और प्रश्न कितने? 20, जिसमें 10 आपके शॉर्ट रहेंगे, 5 आपके लघु रहेंगे यानी मीडियम लेवल के, और दीर्घ उत्तरी भी 5 रहेंगे, ठीक ऊपर बताया जा चुका है। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिस बैच हम लोगों ने चालू किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारा जो पूरा पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा प्रैक्टिस बैच में, ठीक हिंदी और ज्योग्राफी दोनों का, ठीक। यहाँ पे 10-10 सेट कराए जाएंगे और नोट्स भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि सामान्य हिंदी की किताबें हमने बताया था कि आपको एक ले लेनी है जो मानक किताब हो, ठीक। क्योंकि मानक किताब से जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे वहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी। जो मार्केट में अवेलेबल हैं किताबें कुछ अच्छी तो हैं, लेकिन वो मानक नहीं है, तो उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सुझाव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप पढ़ें वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न के, मान लीजिए आपने पर्यायवाची लिखना हुआ, ठीक पर्यायवाची में आपने किसी का किसी में लिख दिया, तब वहाँ पे समस्या हो जाएगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। और मान लीजिए आपने पढ़ा किसी किताब में कुछ और दे दिया है, तो वहाँ पे उस पर आप उस किताब पे आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है, ठीक। और यहाँ पे देखिए भूगोल में आपको 10 सेट अवेलेबल कराए जाएंगे, इसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और आपके उत्तरों की जांच भी होगी, उसके मॉडल आंसर भी अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक। सभी अलग अलग यूनिट से संभावित प्रश्न और उसका साल भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा यूनिट वाइज भी। और निबंध की हम लोग बात करें तो निबंध सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि निबंध के लिए ढेर सारी पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक। तो कोई एक किताब आप ले लीजिए, नहीं तो जब आप बैच में आएंगे, ठीक तो वहाँ पे आपको निबंध का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आसानी से उसमें से किन निबंध पे या किन टॉपिक पे फोकस करना है, जिससे आपको एक ही निबंध लिखना है, ठीक आपके विषय में भी फ़ायदा दे जाए और आपका निबंध भी अच्छे से हो जाए, नंबर भी अच्छे मिल जाएँ, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको यहाँ पे भूगोल में भी नोट्स अवेलेबल होंगे, और ऐसे टॉपिक जो आपको आसानी से कहीं नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपके फर्स्ट में आपका प्रदेशवाद दिया है, रीजनलिज्म दिया है, ठीक कल्चरल रिल्म यानी सांस्कृतिक परिमंडल वगैरह हैं। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल नहीं है। जैसे संसाधन संकल्पना या संसाधन संरक्षण सिद्धांत है, ऐसे कठिन टॉपिक जो आपको आसानी से नहीं मिल रहे हैं, उस पर आपको जो है नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक। और जो आसानी वाले से मिलने वाले टॉपिक हैं, आंतरिक संरचना, चट्टानों प्रकार, ठीक ये सारी चीज़ें, वायुमंडल संरचना, ये आप एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक या फिर सब इंसर की किताब से पढ़ लीजिए, वो आप ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन सा लेना है किताब और आपको क्या करना है, और वहाँ ग्रुप में क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए अभी आपको 2 जनवरी तक इसमें ऑफ़र अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको विशेष छूट दी जाएगी। और यहाँ पे सामान्य हिंदी, निबंध, भूगोल दोनों पेपरों का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लें, यहाँ पे देखिए भूगोल का जो ये आपका दिया गया है सिलेबस, इसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, कितने यूनिट हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए अर्थ, विषय क्षेत्र, अध्ययन, उपागम, प्रविधि, प्रमुख भौगोलिक विचारधारा, जिसमें नियतिवाद, संभववाद, संभाव्यवाद, प्रदेशवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद,
ठीक, इतना ही टॉपिक है, केवल आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस से बाहर आपने प्री में भी देखा था, नहीं पूछा गया था, मेंस में भी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस इसीलिए उन्होंने दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नियतिवाद दिया है, संभववाद दिया है। तो इसमें जो आपका देखिए 10 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, 15 वाले भी बन सकते हैं। 250 वर्ड का इसमें बनने की कम संभावना है इस यूनिट से। ठीक, दूसरा देखिए वायुमंडल है, यानी क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे आपका है। तीसरे में जियोमॉर्फोलॉजी है, ज़्यादातर प्रश्न आपके यहाँ से ही मिल पाएंगे। ठीक, महासागरीय निक्षेप समुद्र विज्ञान आपका आ गया। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं सर इन्वायरमेंट इसमें नहीं है, देखिए यहाँ पे है इन्वायरमेंट। ठीक, मानव पर्यावरण अंतर संबंध प्रौद्योगिकी प्रभाव, ये आपका मिलता नहीं है, तो इस पर नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक, कृषि क्रांति, औद्योगिक एवं सूचना क्रांति, इस पर आपको नोट्स मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक, क्योंकि ये आपका ईजिली अवेलेबल है नहीं टॉपिक। और यहाँ पे देखिए निर्वनीकरण, समस्या एवं समाधान आपदाएँ, ये यहाँ से आपका देखिए निबंध में भी टॉपिक ये है और आपके विषय में भी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहें। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास, इस पर भी आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। जननांगी संक्रमण, ये आपको मिल ही जाएगा आसानी से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया भी है, जो प्री वाला बैच चल रहा था आप लोगों का, तो उसमें सारा डिटेल में कराया गया है। यदि आप उसको नोट्स को फॉलो कर लेंगे तो वहाँ से देखिए जब भी आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो 100 से 150 वर्ड को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। ठीक, 7वां यूनिट संसाधन से रिलेटेड है। और 8वां देखिए सांस्कृतिक तत्व, विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 250 वाले में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक, तो ये है टोटल भारत का। यहाँ पे देखिए टोटल 10 यूनिट है, मैं बस यहाँ पे यही बताना चाह रहा था। अब आ जाते हैं मॉडल पेपर पे, कि देखिए आपका मॉडल पेपर है जीआईसी मुख्य परीक्षा भूगोल का। ठीक, इसमें पूर्णांक 300 है, समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, और टोटल इसमें जो शब्द यदि मान के चलें तो लगभग 2300 वर्ड आपको 3 घंटे में लिखने हैं, और पूर्णांक कितने हैं? 300। ठीक, तो इसमें ये देखिए अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये सारे प्रश्न यहाँ पे दिखाए गए हैं। 3 खंडों में ये टोटल है। अब यहाँ पे देखिए खंड क में दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी के अंक समान है, ये आप जानते हैं ये सारा चीज़। ठीक, अब देखिए सभी यूनिट से इसमें एक एक प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। 10 यूनिट हमने बताया आपको, तो 10 यूनिट से किस तरह से 50 वर्ड में प्रश्न बनेंगे। देखिए पहला, भूगोल को परिभाषित कीजिए। अब इसको कैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट भूगोल के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, कि भूधनगोल या भूगोल शब्द या ज्योग्राफी का ज्योग्राफिया कर देंगे, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप किसी एक ज्योग्राफर का नाम लिखिए। ठीक, भूगोल को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे दिया ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है। देखिए जो मेंस की कॉपी आएगी तो पीसीएस में अभी आपका जो रहता है उसमें ऊपर जैसे ये दे दिया, यहाँ पे प्रश्न लिख देगा, और इधर इधर आपका क्या रहेगा, जो कॉपी आपकी मिलेगी उसमें इस तरह से लाइनें रहती हैं, और इसी बीच में आपको लिखना रहता है, और एक लिमिटेड उसमें देता है। ठीक, उसमें आपका डायरेक्ट प्रिंटेड ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ये लिखना हुआ आपको भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है, हार्टसोन महोदय को डालिए, या किसी अन्य भूगोलवेत्ता का, टॉलमी का आप डाल सकते हैं, या कुमारी सैंपुल का डाल सकते हैं। ठीक, यानी कि जो परिभाषा आपको लिखना है वो किसी भूगोलवेत्ता को कोट करके लिखना है। जब आप ये लिखेंगे तो आपका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दिए कि पृथ्वी के या भूतल का अध्ययन, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप मार्क्स कम हो जाएगा। और किसी एक विद्वान का नाम यहाँ पे कोट करके आप लिखिए भूगोलवेत्ता का, उसके अनुसार परिभाषा लिखिए, तब यहाँ पे आपका नंबर अच्छा मिलेगा। उसके बाद कि सूर्यास्त को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। अब देखिए ये आपका कितने में है, 50 वर्ड में है ना। तब यहाँ पे क्या है कि सूर्यास्त को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, बस उसके आपको क्या करने हैं, नाम लिख देने हैं। ठीक, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, क्योंकि ये 50 वर्ड में ही करना है। ये इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इसको लिखने लगें आपको ये लगे नहीं कारकों को बताएं और मैं एक्सप्लेन कर दूं ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। हाँ, यदि संभव हो तो एक लाइन में आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कारक लिखे, 5 कारक लिख दिए। ठीक, 5 कारकों को कि एक एक लाइन में आप यदि
संभव हो तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके डायग्राम को बना के वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसको ये मॉडल आंसर हम आपको अवेलेबल कराएंगे, कैसे आपको लिखना है और डायग्राम कैसे बनाना है। अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक, अब यहाँ पे आपको अवसादी चट्टान की परिभाषा नहीं लिखनी, बस क्या लिखना है आपको, अवसादी चट्टान की विशेषता। तो आप हेडिंग वहाँ पे उत्तर में डाल देंगे अवसादी चट्टान की विशेषताएं, और यहाँ पे आप विशेषताएं लिख देंगे। ठीक, टू द पॉइंट आपको लिखना है, ये नहीं कि अवसादी चट्टान पर विशेषताएं लिखना है तो पहले आप अवसादी चट्टान को समझाइए फिर आप उसकी विशेषता समझाइए, तो ये नहीं करना है। उसके बाद देखिए चौथा जो प्रश्न बनाया हमने कि महासागरों के सतही जल का तापमान और इसके वितरण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को लिखें। ठीक, या किन्हीं 3 कारकों के बारे में बताएं। तो अब यहाँ पे देखिए कि 3 कारक जो बताने हैं आपको, तो वो 3 कारकों के नाम बताने, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको नहीं देना है, बस 3 कारक है, 50 वर्ड है, तो 3 कारक लिख के आगे चलिए। उसके बाद देखिए पारितंत्र किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आपको पारितंत्र की परिभाषा डालनी है यहाँ पे। जीरो फार्मिंग क्या है। ठीक, तो जीरो फार्मिंग में आप जानते हैं कि यहाँ पे उर्वरकों का प्रयोग एकदम नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से ये आप इसमें कोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये किस तरह से जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको जो लिखना टू द पॉइंट और अच्छे जो पॉइंट आपके दिमाग में रहे वही लिखिए, क्योंकि कहानियाँ यहाँ बनाएंगे तो 50 वर्ड से ऊपर हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। टेलर के अनुसार मानव प्रजातियाँ हैं, तो टेलर के अनुसार मानव प्रजाति की क्या बताना है यहाँ पे, परिभाषित करना है, नहीं कि प्रजातियों की परिभाषा आपको टेलर के अनुसार यहाँ पे लिखनी है। ठीक, और क्रोबर के अनुसार देखिए आपका हायर में आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो ये जो 50 वर्ड वाले प्रश्न हैं, कई जो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं उसी से यहाँ पे दे देगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है, प्रदेश को परिभाषित करें। यूनिट नंबर 9 जो आपका है, प्रदेश की संकल्पना एवं प्रकार। ठीक, विकसित एवं विकासशील देशों की विशेषताएं क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी से संबंधित यहाँ पे प्रदेश को परिभाषित करें। ठीक, यानी रीजन की परिभाषा देनी है, तो रीजन की परिभाषा के लिए भी आप किसी को कोट कर सकते हैं, जैसे फ्रीडमैन ने भी दिया है परिभाषा, तो फ्रीडमैन को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक, अगला ICAR के अनुसार भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं, तो ये टोटल 8 प्रकार हैं, तो यहाँ पे आपको 8 प्रकारों के बस नाम लिख देना है। ठीक, बस 8 प्रकारों का नाम लिख के आगे बढ़िए। जब भी आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने के चक्कर में पड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, और लिखना आपको 85 वर्ड में है। ठीक, उदारीकरण को स्पष्ट करें, यानी लिबरलाइजेशन को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है या स्पष्ट करना है। जो आपका 1991 में आपका LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो अवधारणा थी, इसी को इसमें उदारीकरण में स्पष्ट करना है कि उदारीकरण क्या है। ठीक, यहाँ पे जो लाइसेंस के लिए या जो यहाँ पे आपका LPG फार्म को लगाया गया था, तो इसमें नरसिंहा राव की सरकार थी और थे मनमोहन सिंह जी, तो यहाँ पे आप उदारीकरण को भी कोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि 50 वर्ड में लिखने के लिए आपको बहुत सटीक और अच्छे शब्द यहाँ पे इंक्लूड करने होंगे, जिससे आपका उत्तर बहुत ही प्रभावशाली हो। दूसरा जो खंड दिया गया है, इसमें आपका देखिए 150 वर्ड में लिखने हैं हमको, तो 150 वर्ड में देखिए पहले यूनिट से यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि संभववाद को समझाइए तथा यह नियतिवाद से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से आपका ये फ़ायदा होगा कि संभववाद भी आपका क्लियर हो जा रहा है, नियतिवाद भी क्लियर हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये मत समझ के चलिए कि आपने सारा चीज़ पढ़ लिया है, आपको सब चीज़ आता है, संभववाद आता है, नियतिवाद आता है। ठीक, आप ऐसे बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, हाँ इसमें ये होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन जब ये चीज़ें आपको इस पर सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी, तब वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ढूंढने पड़ते हैं कि किस सीक्वेंस में लिखें, कौन से वर्ड डालें, ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि परीक्षा में आपके सोचने के लिए समय नहीं है, 2000-2500 वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं।
दूसरा देखिए वायुमंडल की संरचना की विवेचना करना है। ठीक, अब यहाँ पे आप संगठन और संरचना में अंतर जरूर समझिएगा। संगठन और संरचना में अंतर जरूर समझिए। संगठन में आपका जो गैसें दी गई हैं, ये गैसें इसमें हैं, ठीक, कि इसका संगठन कैसे हुआ है ऐसा। और संरचना की बात करें स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में जैसे आपका क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर में आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो आंतरिक संरचना का वर्णन करना है आपको, तो आप स्पेस के अनुसार कर सकते हैं। तो किसी एक को लीजिए, बस ये आपको ध्यान में देना है कि ये 150 वर्ड में है या 250 वर्ड में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 150 में, तो आप किसी एक जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनको ले लीजिए जो आपकी किताबों में है, और उसी के अनुसार यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, 150 वर्ड में हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में आप ये भी कर सकते हैं, जैसे और जो लोग जिन्होंने डिवाइड किया है आंतरिक संरचना में बात कही है, तो एक नोट डाल के जो है, नोट करके यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, इन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये चीज़ें बताई, इतने परतों को बताया। ठीक, तो इससे आपका और प्रभावशाली उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग बात करें कि प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, या निर्माण की जो दशाएं हैं, और इसके विरंजन यानी जो प्रवाल विरंजन होता है, ब्लीचिंग होता है, उसका आपको वर्णन करना है। यानी कि आपको ये भी बताना है कि प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए उचित दशाएं कौन सी होती हैं, और यदि इन दशाओं में कम ज़्यादा हो जाए तो वो विरंजन हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इसका उल्टा यहाँ पे करना है। ठीक, जैसे टेम्परेचर मान लीजिए आपका यहाँ पे, या लवणता की बात करें तो 27 से 30 जो रहती है। ठीक, तो आपको बस इसी से बढ़ा देना है कि यदि लवणता बढ़ जाए तब क्या होगा, प्रबल विरंजन हो जाएगा। ठीक, अवसादों की मात्रा बढ़ जाए तब भी समस्या है, जल अधिक स्वच्छ हो जाए तब भी दिक्कत है। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को आपको यहाँ पे समझाना है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण प्रतिरूप, ये सभी आपके सिलेबस में है। ठीक, फिलहाल जनसंख्या सिद्धांत में जैसे जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, ठीक, उसी के अंतर्गत आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत हो गया। माल्थस का भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है माल्थस को अनुकूलतम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये टोटल हुआ आपका 150 वर्ड में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए कि 150 वर्ड में, अब देखिए इसमें 5 दिया है, तो इसमें 5 से ज़्यादा भी प्रश्न दे सकते हैं। 7 दे दिया, और इसमें से यहाँ ऊपर लिख दिया कि इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यदि इस तरह से देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, हो सकता है कि आपको कोई प्रश्न अच्छा नहीं याद आ रहा है, तो आप दूसरे को देख के वहाँ पे लगा सकते हैं, यानी दूसरा प्रश्न। लेकिन यदि इसमें 5 प्रश्न बोला और 5 ही प्रश्न इसमें दिया, यानी सभी प्रश्न करने हैं, तब वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समस्या होगी। ठीक, तो ये इन्होंने ऐसा कहीं इसका मॉडल कोई नहीं दिया है। तो हालांकि पीसीएस वगैरह की जो मुख्य परीक्षा में आप पेपर देखे होंगे, तो उसमें आपको अथवा करके मिल भी जाता है कि हाँ इस खंड से आपको इतने करने हैं, तब आप वहाँ पे छांट लेते हैं कि हाँ ये हमको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने 5 इसीलिए बनाया है कि ताकि मान लीजिए कि उसमें उन्होंने कहा कि 150 में 5 ही है, अब वो 5 ही प्रश्न आपको दे दें, तो यहाँ पे 5 में 5 आपको करना ही है। ठीक, यदि 5 से अधिक प्रश्न देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप चुनाव कर सकते हैं अच्छे प्रश्नों का। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। खंड ग में आप देखिए इसमें कितने को लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है, और एक क्वेश्चन इसमें आपका 25 मार्क्स का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया है कि नदी प्रक्रम द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों की व्याख्या करना है। अब आपको इसको लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए नदी प्रक्रम से निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। ठीक, यहाँ पे अपरदनात्मक स्थल रूप का नाम लिख दीजिए कौन कौन से हैं। अब इसमें एक एक स्थल रूपों का यहाँ पे आप डिटेल कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आप ये मत करिएगा कि नदी प्रक्रम क्या है, कैसे ये करता है, तो ये कहानी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि 250 वर्ड ही लिखना है। तो नदी प्रक्रम में अपरदनात्मक स्थल रूपों की जब आप व्याख्या करेंगे, तब अपने आप जो है
वो आपका 250 के आसपास आ जाएगा। और इस चक्कर मत पड़िएगा कि जैसे आपका अगर यह प्रश्न जो है 200 वर्ड में ही ख़त्म हो जा रहा है, 200 वर्ड के आसपास, तो आपको ये लगेगा नहीं मैंने तो कम लिखा है। तो ऐसा नहीं, यदि आपने अच्छा लिखा है ठीक, तो आपका 200 वर्ड ही काफ़ी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में दिया डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत का वर्णन करें। अब देखिए यही यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मान लीजिए यहाँ पे अथवा न दे, तब आप क्या करेंगे? तब आपको ये करने ही करने हैं। वैसे संभवतः आपको चूज करने के लिए देगा, क्योंकि जो 5 प्रश्न है बड़े वाले प्रश्न होते हैं, इसमें अक्सर आपको विकल्प दिए जाते हैं चयन के, कि आपको निम्न में से 5 प्रश्नों को करना है ठीक। या अथवा दे दिया था और अच्छा इस तरह से। तो दूसरा देखिए डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत का वर्णन करना। अपर्दन चक्र को यहाँ पे आपको बताना है ठीक, सभी अवस्थाओं सहित आपको इनकी जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, इनकी जो आलोचना है, ये सारी चीज़ें आपको वर्णन में आ जाएगी ठीक। ये देखिए वर्णन की जगह आपको यहाँ से ये भी इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपर्दन चक्र सिद्धांत का समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए ठीक। तो समालोचनात्मक जब आ जाएगा तब आपको यहाँ पे वर्णन में भी आप आलोचना करेंगे ठीक, इनके सिद्धांत की मान्यता और आलोचना आपको यहाँ पे करनी होगी। और ये आप अपने से नहीं कीजिएगा, इसमें आप जैसे पिंक ने क्या किया या अंतर्राष्ट्रीय जो जोग्राफिकल यूनियन है उसने क्या कहा या क्या प्रचलित ज़्यादा है ठीक, क्या कमियां रही हैं, तो ये आप इसमें आलोचना में बता सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, विकास एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए मैप बनाना आप मत भूलिएगा ठीक। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, विकास एवं विशेषताएं। उत्पत्ति आपने लिखा ठीक, विकास और विशेषताएं। तो विकास के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आप वर्ल्ड का मैप बना दीजिए ठीक। अभी समय है, आप वर्ल्ड का और इंडिया का मैप फटाफट बनाना सीख लीजिए। जैसे वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अच्छा मैप नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप एकदम इस तरह से मैप बना सकते हैं कि ये लगे कि हाँ ये है ठीक। ऐसे जैसे ये आप कर किए तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पता चले कि हाँ आपने विश्व का ही बनाया है ठीक। तो यहाँ से आप इस तरह से देखिए वर्ल्ड का मैप तैयार हो गया। तो आप ऐसे ही रफली ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक पता चलेगा कि हाँ आपने ये, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोपेन का है तो कोपेन का आप वर्गीकरण दर्शा दीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वितरण और विकास की बात है तो वितरण आप यहाँ पे दर्शा दीजिए, कहाँ कहाँ पे ये आते हैं ठीक। यहाँ पे आप करके या इसको इस तरह से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे ड्रा कर सकते हैं ठीक। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और नंबर बढ़ जाएगा अपने आप। कोपेन का इसी तरह से आपको लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है ठीक। दूसरा जो अथवा में दिया है कि अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली धाराओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन करना है। तो आप चाहे इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अटलांटिक महासागर आप बनाइए और उसमें जो धाराएँ हैं उसको आप, जैसे यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर मान लीजिए आपने बनाया, रफली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। और इसमें सभी धाराओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। अब मान लीजिए आपके पास समय नहीं बच रहा, आप 18 पहुँचे, अब आगे 19 पे ठीक। अब यहाँ पे कि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का वर्णन करें। और अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं प्रक्रिया को समझाइए, अथवा भारत में चीनी उद्योग के विकास एवं वितरण की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ठीक। मैप वाले सब प्रश्न हैं। आप देखिए भारतीय मानसून वाले में भी आप मैप बनाएंगे, चीनी वाले में भी आप मैप बनाएंगे, चीनी का वितरण कहाँ पे है, विकास कहाँ पे है, इंडिया का मैप बना के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ठीक। और इंडिया का मैप सबसे आसान तरीका ये है कि अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे आप बनाइए ठीक। नीचे वाला ज़्यादा होता है ठीक, ये वाला इस तरह से आप बनाइए और ऐसे जो है, यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक। तो इस तरह से राह यानी रफ
की तरह भी आप रफली बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो एग्जामिनर ये जानना चाहेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो मैप से ज़्यादा स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं। जैसे चीनी मिलों का संकेंद्रण आप यहाँ पे दिखा दीजिए। जब भी आप ये ड्रा करिए तो अलग अलग ये स्टार जैसे आपने ले लिया या इस तरह से लेके इसके आगे लिख दीजिए ये चीनी मिलें हैं, ठीक, या गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, या काली मिट्टी का क्षेत्र जो है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे तो अपने आप वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक। जैसे आपको सारी चीज़ें आ रही लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप सिस्टमेटिक आर्डर आपका नहीं बनेगा। अब मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास समय नहीं है, आपने वेबर का जैसे ये लिखना हुआ वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे डाल दीजिए वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, इनकी मान्यता डालिए हेडिंग, ठीक, जो मान्यताएं इनकी यहाँ पे कोट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, M1 M2 जो इनका है, या R1 R2 कहाँ पे इंडस्ट्री लोकेटेड होनी चाहिए कहाँ पे नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। पॉइंट वाइज भी मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पॉइंट वाइज मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप आलोचना कर दीजिए कि क्यों प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि सारे एस्पेक्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको कहानी नहीं यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये टोटल रहा है मॉडल पेपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा कि कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। और इसी तरह से अब मान लीजिए कि जो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ देखिए यूनिट 1 से जैसे संभववाद हो गया, नियतिवाद हो गया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आपको प्रत्यक्षवाद, जो दूसरे पेपर होंगे उसमें आपको प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद को कंपैरिजन करके बता दिया जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए, ठीक। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस बैच को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा तो वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।